हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असाई एजुकेशन। आज हम करेंगे हिंदी की ग्रामर। इसमें हम करेंगे भाषा और व्याकरण। हम जानेंगे कि भाषा क्या होता है और व्याकरण क्या होता है। तो भाषा शब्द जो है वो किससे बना है? भाषा शब्द बना है भाष धातु से। इसका अर्थ होता है बोलना। तो हम जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहते हैं वो भाषा कहलाती है। तो मनुष्य जिन ध्वनियों को बोलकर अपनी बात कहता है उसे भाषा कहते हैं। इसलिए हम भाषा की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं: अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को कहते हैं भाषा। तो हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी भाव आते हैं, उनको हम अगर बोलकर, लिखकर या पढ़कर किसी के सामने प्रकट करते हैं तो ये कहलाता है भाषा। तो अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को हम कहते हैं भाषा। भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। तो मौखिक रूप क्या होता है भाषा का? भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति बोलकर अपने जो विचार हैं उसको प्रकट करता है, बोलकर जो विचार प्रकट करता है, और दूसरा जो व्यक्ति होता है उसको सुनता है, उसको सुनकर समझता है, उसे कहते हैं मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को बोलकर किसी के सामने प्रकट करते हैं और दूसरा व्यक्ति जो होता है हमारे विचारों को सुनता है, तो वो कहलाती है मौखिक भाषा। जैसे कि टेलीफोन होता है, दूरदर्शन होता है, भाषण है, वार्तालाप है, नाटक है, रेडियो है। तो इन सब में हम क्या करते हैं? जो सामने है उसके विचारों को सुनते हैं और हम समझते हैं। तो ये कहलाता है मौखिक भाषा। और लिखित जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि जो हम लिखते हैं, लिखकर जो अपने विचारों को प्रकट करते हैं वो कहलाता है लिखित भाषा। तो भाषा का वह रूप जिसमें एक व्यक्ति अपने विचार या मन के भाव लिखकर प्रकट करता है और दूसरा व्यक्ति जो होता है उसको पढ़कर अपनी जो उसकी जो बात होता है उसको समझता है, वो कहलाती है लिखित भाषा। जैसे कि पत्र हैं, लेख हैं, समाचार पत्र, कहानी, जीवनी आदि। तो इसमें क्या होता है? दूसरे के जो विचार होते हैं वो लिखे होते हैं और हम उनको पढ़ते हैं, उसकी बात को समझते हैं, या अपने विचारों को हम लिखकर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं। तो भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। और भाषा क्या होती है? अपने मन के भावों और विचारों को बोलकर, लिखकर या पढ़कर प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं। यहाँ हमने भाषा के दो रूप बताए, लेकिन एक रूप जो होता है वो होता है सांकेतिक। मतलब हम संकेत के द्वारा भी अपने मन के भावों को प्रकट कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से भाषा के दो ही रूप होते हैं, वो होता है मौखिक और लिखित। अब क्या है, भारतीय संविधान में जो भाषाएं हैं, कई सारी 22 भाषाएं, उनको मान्यता प्रदान की गई है। जैसे कि हिंदी है, असमिया है, बंगाली है, डोगरी है, बोडो है, उर्दू, नेपाली, गुजराती, इस तरह से कई सारी भाषाएं हैं जिनको संविधान के द्वारा मान्यता दी गई है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा संघ की राजभाषा घोषित की गई और केंद्रीय सरकार का जो भी कामकाज होता है उसमें हिंदी भाषा को अनिवार्य घोषित कर दिया गया। केंद्रीय सरकार का कोई काम होगा वो हिंदी भाषा में ही होगा। अब आता है कि मातृभाषा क्या होती है। तो मातृभाषा वो भाषा होती है जिसे बालक, मतलब जो बच्चा होता है, अपने परिवार में अपनाता व सीखता है। जैसे हमारी मातृभाषा क्या है? हिंदी है। तो अपने परिवार में हम हिंदी को ही सुनते हैं, उसको ही अपनाते हैं। ये हमारी क्या है? मातृभाषा है। तो वह भाषा जिसे बालक अपने परिवार में अपनाता व सीखता है वह कहलाती है मातृभाषा। अब आता है बोली। बोली क्या होती है? भाषा का मौखिक रूप जो होता है वो बोली कहलाता है। यह सीमित अथवा बहुत कम क्षेत्रों में बोली जाती है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। जैसे कि मैथिली है, राजस्थानी है, बुंदेली है। ये कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में होता है। मतलब बहुत कम क्षेत्र में होता है, जहाँ के लोग हैं उसी भाषा का प्रयोग करते हैं। पूरे भारतवर्ष में ये भाषाएं नहीं बोली जाती हैं। अब आता है लिपि। लिपि क्या होता है? मुख से निकली ध्वनियों को लिखने की विधि या चिन्ह को लिपि कहते हैं।
तो हमारे मुंह से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उनको लिखने की जो विधि होती है या चिन्ह होते हैं उनको कहते हैं लिपि। तो संसार की विभिन्न भाषाओं को लिखने के लिए अनेक लिपियाँ प्रचलित हैं, जैसे कि संस्कृत, हिंदी, मराठी भाषाएं जो हैं वो किस में लिखी जाती हैं? देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि है। फिर आता है व्याकरण। अब व्याकरण क्या होता है? भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला जो शास्त्र होता है वो कहलाता है व्याकरण। तो व्याकरण में भाषा के वर्ण, शब्द, पद और वाक्य पर विचार किया जाता है। तो इस आधार पर इसके 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। अब सवाल उठता है कि वर्ण विचार क्या होता है? तो भाषा की सबसे छोटी ध्वनि जो होती है वो कहलाती है वर्ण। कोई भी भाषा है उसकी सबसे छोटी जो ध्वनि होती है वो कहलाती है वर्ण। और शब्द क्या होते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो जो वर्ण होते हैं जब आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं, लेकिन वो सार्थक होने चाहिए, मतलब उसका कोई अर्थ होना चाहिए। अब आता है पद विचार। तो पद क्या होते हैं? वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही पद कहते हैं। तो कोई भी वाक्य होता है जैसे हमने कहा नेहा दूध पीती है, गाय घास खाती है। तो ये क्या हुआ? पूरा एक वाक्य है। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले, तो ये नेहा क्या हम कहते हैं? नेहा, तो ये शब्द हुआ। लेकिन नेहा दूध पीती है तो ये क्या हो गया? तो पूछा जाएगा इसमें नेहा क्या है, तो ये पद हो गया। अगर खाली पूछा जाता है कि नेहा क्या है तो नेहा क्या हुआ? शब्द हुआ, खाली वाक्य में नहीं है अगर नेहा। और किसी वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है नेहा का तो ये क्या हो गया? पद हो गया। नेहा दूध पीती है तो नेहा यहाँ पर क्या है? पद है, शब्द नहीं है। जैसे गाय घास खाती है तो घास पूछा गया, घास क्या है? तो आपको यहाँ पे शब्द नहीं लिखना बल्कि ये लिखना है पद, क्योंकि घास का जो प्रयोग हो रहा है पूरे एक वाक्य के अंदर हुआ है। तो ये हो गया पद। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही पद कहते हैं। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। जैसे कि कोई भी वाक्य के अंदर किसी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो वो कहलाता है पद, और वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। तो जैसे हम कहते हैं कबूतर, तो इसमें क्या है? का है, वा है, ता है, रा है। तो ये क्या है? वर्णों का मेल हो गया, ये हो गया शब्द। लेकिन अगर हमने वाक्य बना दिया कि कबूतर बहुत सुंदर पक्षी है तो कबूतर यहाँ पे क्या हुआ? पद हो गया। अब आगे है वाक्य विचार। तो एक ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ या भाव पूरा समझ आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। तो एक ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ या भाव पूरा समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। तो कोई भी ऐसा वाक्य जो सार्थक हो, जिसका अर्थ होता हो, जिसका भाव समझ में आ जाए उसको कहते हैं वाक्य। जैसे हम कहते हैं मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो हमें समझ में आ गया कि मोहन ने क्या किया? पुस्तक पढ़ी, मतलब मोहन जो है वो पुस्तक पढ़ रहा है। तो एक ऐसा शब्द समूह जिसका अर्थ या भाव पूरा समझ आ जाए उसे कहते हैं वाक्य। अब वाक्य के 2 भाग होते हैं, एक होता है उद्देश्य और दूसरा होता है विधेय। अब उद्देश्य किसे कहते हैं? जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे कविता सेब खाती है, तो कविता क्या करती है? सेब खाती है। तो कविता के विषय में कुछ कहा जा रहा है तो कविता क्या हो गई? उद्देश्य हो गई। अब है विधेय। तो जब उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे कविता सेब खाती है हमने कहा था, तो इस वाक्य में कविता के विषय में कहा गया है कि वो क्या करती है? सेब खाती है। तो सेब खाती है, यह क्या हुआ? वाक्य का विधेय भाग हो गया। यह भाग जो है वो विधेय कहलाएगा। तो कविता हो गई उद्देश्य और बाकी का जो वाक्य हो गया वो हो गया विधेय। देखते हैं कुछ प्रश्न। पहला है, हम बातचीत किस माध्यम से करते हैं? तो हम बातचीत किस माध्यम से करते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं: लिपि के माध्यम से, वाक्य के माध्यम से, भाषा के माध्यम से या वर्ण के माध्यम से। तो आंसर होगा भाषा। फिर अगला प्रश्न है, भाषा के कितने रूप होते हैं? लिखित, सांकेतिक, मौखिक, सभी।
तो यहाँ पर भाषा के हम लिखेंगे सभी रूप होते हैं। मुख्य रूप से 2 होते हैं, लिखित और मौखिक, लेकिन सांकेतिक भी भाषा का रूप है। फिर है भाषा के कितने रूप होते हैं, तो मुख्य रूप से भाषा के 2 रूप होते हैं, तो हम लिखेंगे 2। फिर है हिंदी की लिपि कौन सी है, तो हिंदी की जो लिपि है वो है देवनागरी। पहले का आंसर होगा भाषा, दूसरे का होगा सभी, तीसरे का होगा 2 और चौथे का आंसर होगा देवनागरी। अगला प्रश्न है, हमें किसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, तो शब्द के द्वारा होता है, लिपि के द्वारा होता है, व्याकरण के द्वारा होता है या वाक्य के द्वारा होता है, तो सही आंसर होगा व्याकरण। तो हम लिखेंगे व्याकरण। फिर है भाषा का अर्थ है, भाषा का क्या अर्थ है, मन के भाव संकेत द्वारा प्रकट करना, या मन के भाव केवल बोलकर प्रकट करना, या मन के भाव केवल लिखकर प्रकट करना, या मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करना। तो आंसर होगा कि मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करना। आपका अगला प्रश्न है, वाक्य किसे कहते हैं, शब्द समूह को, वर्ग समूह को, वर्गों के मेल को या शब्दों के सार्थक मेल को। तो वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों के सार्थक मेल को, ऐसे शब्दों का मेल जो कि सार्थक हो, जिसका कोई अर्थ निकलता हो। यहाँ पर हमने सीखा कि भाषा क्या होता है और व्याकरण क्या होता है, तो आप इसको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।